हेलो, नमस्कार साथियों। मैं सोहित जेएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी ज्योग्राफी पढ़ेंगे मैप के आधार पर। ठीक है, देखते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, पहला है भूगोल। सही सिलेबस मैंने करा देता हूं आपको एक वीडियो में, तो देखते हैं। ज्योग्राफी में पहले रहेगा भारत के सामान्य परिचय। ठीक है, डालते हैं पहला टॉपिक, हेडिंग है हमारा भारत का सामान्य परिचय। देखते हैं इसके अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य परिचय में भारत की आकार, स्थिति, नामकरण और कौन कौन से देश भारत से सीमा लगाते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जलीय सीमा, ये सभी टॉपिक हम अपने भारत के सामान्य परिचय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं भारत के सामान्य परिचय में भारत का नामकरण की बात करते हैं। भारत का नामकरण, देखिए भारतीय सभ्यता, जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से ही उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, अर्थात सिंधु सभ्यता भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के नामकरण की बात करें तो सिंधु सभ्यता ठीक है भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। ठीक है, अगर भारत के सिंधु सभ्यता भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है कि भारतीय सभ्यता का उद्गम सिंधु सभ्यता से ही हुआ है। अगर भारत के नामकरण की बात देखी जाए तो पहले देखते हैं। देखिए, भारत में वैदिक काल में आर्य आकर भारत में रहे थे। ठीक है, तो जब आर्य रहे थे भारत में तो उसी के कारण भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नामकरण में ही वैदिक काल में या वैदिक आर्य का निवास स्थान इस प्रदेश में था। ठीक है, वैदिक आर्यों का निवास स्थान इसी प्रदेश में था, तो इसी प्रदेश का नाम क्या पड़ा आगे चलकर? आर्यव्रत। ठीक है, अगर भारत का आर्यव्रत नाम देखा जाए तो वैदिक आर्य का निवास स्थान इस प्रदेश में था, जिस कारण भारत का नाम क्या हुआ? आर्यव्रत हुआ। ठीक है, और अगर नंबर 2 पॉइंट की बात करी जाए, ऋग्वैदिक काल में जल था, जैसे कबीला बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में एक जल। ठीक है, जन कई सारे गांव। देखिए जन क्या होता है? गांव कई सारे प्लस गांव, फिर गांव प्लस गांव। देखिए गांव और गांव बहुत सारे एक साथ जब हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं देश। ठीक है, गांव बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनता है देश। ठीक है, और बहुत सारे विश्व को एक साथ मिला दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे गांवों को मिलाकर विश्व बनता है, अगर बहुत सारे विश्व को एक साथ मिला दिया जाए। ठीक है,
बहुत सारे विश्वों को मिलाकर 20 + 20 20 20, ठीक है, उससे मिलता बनता है एक जन। ठीक है, अगर ठीक है एक जन यहाँ पर उनके गांव गांव मिले एक विश्व बना, और बहुत सारे विश्व मिलाकर क्या बना एक जन। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में एक जन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कबीला। जन का नाम भारत था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जन कबीले का नाम भारत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। सही है। और आगे बात करी जाए, लेकिन वायु पुराण के संदर्भ में भी भारत का जो दुष्यंत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, उनका नाम भारत था। उसी के आधार पर भी भारत का नाम भारत के नाम पर ही भारत पड़ा। ठीक है, वायु पुराण के संदर्भ में, पुराण के संदर्भ में, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। दुष्यंत और शकुंतला, पुत्र का नाम भरत था। ठीक है, भारत के इनके ही नाम पर क्या पड़ा हमारे देश का नाम भारत। ठीक है, और देखिए 5वां पॉइंट है, चौथा पॉइंट है हमारा। ठीक है, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया। ठीक है, वास्तव में जम्बू द्वीप जो कहा जाता है वो म्यांमार वाले क्षेत्र को कहा जाता है, परंतु बौद्ध काल में पूरे ही संपूर्ण भारत और म्यांमार वाले क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया। तो बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अभी देखते हैं भारत नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा, ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए 6 पॉइंट है हमारा। 5th पॉइंट है यूनानी और रोमवासियों ने, ठीक है, सिंधु को इंडस कहा। ठीक है, और यूनानी एवं रोमवासियों ने, ठीक है, इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। सिंधु को इंडस, ठीक है, इंडस कहा, जिससे भारत का नाम यहां से ही इंडिया प्रचलित है। यहीं से भारत का नाम इंडिया हो। ठीक है, अगर बात करी जाए कि भारत को इंडिया नाम किनकी देन है, तो यूनानी एवं रोमवासियों के। अगर देखते हैं ईरानियों में, तो ईरान के निवासी थे जिन्हें फारसी बोला जाता था। ठीक है, फारसियों
पारसियों, ईरानी। पारसियों ने हमारे जो सिंधु नदी है उसे हिंदू कहा, ठीक है। उन्होंने पारसियों में, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। सही है, जिससे आगे चलकर भारत का नाम यहीं से हिंदुस्तान हुआ। तो यह था हमारा भारत का नामकरण। अब आगे देखते हैं भारत की स्थिति, ठीक है। हमने भारत का सामान्य परिचय देख लिया, जिसमें हमने भारत का नामकरण देखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, ठीक। इसमें ये भारत के, अब हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। कि किसी भी देश की स्थिति और विस्तार देखने से पहले देखते हैं उस देश में कौन से अक्षांश है, ठीक है। किन अक्षांश, कौन से अक्षांश मिल रहे हैं उस देश में और कौन से देशांतर है, ठीक है। पहले देख लेते हैं भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है, ठीक है। मगर भारत की स्थिति देखने से पहले हम कुछ अक्षांशों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अक्षांशों की एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरी, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर कंप्लीट पढ़ें। यह हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है। आपको पता होगा ग्लोब के मध्य में एक रेखा है जो क्या करती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और इसी का नाम है इक्वेटर, अर्थात इक्वल, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में पृथ्वी को डिवाइड कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इक्वेटर, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, अर्थात दो विषुवों से को बांटने वाली, विषुव अर्थात मौसम का यह बंटवारा करती है। और इसी का नाम है भूमध्य रेखा, अर्थात भूमि को मध्य से गुजरने वाली रेखा, ठीक है। ऊपर है हमारे 23.5 डिग्री और इधर भी 23.5 डिग्री। और ये है हमारा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और ऊपर है हमारा 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, 66 से 1/2 आर्कटिक वृत्त। और इधर है 66 से 1/2 अंटार्कटिक वृत्त। देखिए वास्तव में जो है ये पृथ्वी पर इस टाइप से, ठीक है, वृत्त है, यानी कि पृथ्वी पर खींचे गए काल्पनिक वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटते, ठीक है। अगर अक्षांश की बात करी जाए, अक्षांश 1 डिग्री पर एक अक्षांश होता है, अर्थात सेंटर से 1 डिग्री पर यहाँ से देखा जाए तो एक अक्षांश, ऐसे ही दूसरी डिग्री पर दूसरा अक्षांश, ऐसे ही लगभग 90 अक्षांश हमारे उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ठीक है। और 90 ही अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और इधर है
दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इसे पूरे का नाम है इसका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध अगर देखा जाए तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, आखिरकार इनके कर्क रेखा, मकर रेखा ही क्यों नाम दिए गए, और किसी अक्षांश का नाम क्यों नहीं रखा गया? ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए। ठीक है, कि अगर हाँ भाई यहाँ पर कहीं 15 डिग्री अक्षांश भी होगा, कहीं पर 20 डिग्री अक्षांश भी होगा, और कहीं पर 12 डिग्री अक्षांश भी होगा, आखिर 23.5 डिग्री ही क्यों नाम रखा गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा? ठीक है, ये प्रश्न बनना लाजमी है। तो देखते हैं आगे कि आखिर इनके नाम रखे। ठीक है, अगर बात करी जाए, देखिए सूर्य, ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई। एक कारण तो उसका ये है कि हमने इसी कारण इनका नाम 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध, और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो कि दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, इसी कारण इनके नाम रखे गए। देखिए, एक तो पृथ्वी, अगर इसके फैक्ट देखे जाए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो कि हुई है। ठीक है, एक कारण तो ये है। अगर दूसरी बात करी जाए, देखिए सूर्य जो है, सूर्य हमारा अब यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ और केवल यहाँ तक ही सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, और कहीं भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत नहीं पड़ती। यानी कि वर्ष भर में अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणें केवल मकर रेखा से और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में ही कहीं पर भी लंबवत पड़ती है। ठीक है, पूरे वर्ष भर में कहीं पर भी। जैसे बात करी जाए, अगर 21 जून को देखा जाए, 21 जून तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और 22 दिसंबर देखा जाए तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हमारे 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी कारण इनका हमने नाम रख दिया, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक के बीच का ही क्षेत्र केवल में ही केवल सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और कहीं यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर कभी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, और 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। इसी कारण इनका नाम रखा गया है। ठीक है, कि 23.5 डिग्री से नीचे ही सूर्य की किरणें कहीं पर वर्ष भर में लंबवत होंगी। ठीक है, अगर देखिए, जो हमारे भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र होता है वहीं पर अत्यधिक गर्मी होती है। उन्हीं जो देश भूमध्य रेखा के पास में पड़ते हैं उनमें ही क्या अत्यधिक गर्मी होती है, और वर्ष भर लगभग गर्मी का मौसम ही रहता है। आपको फैक्ट समझते हैं इसके। अगर फैक्ट की बात करी जाए तो देखिए, 21 जून उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अगर दिन की अवधि देखी जाए तो 13 घंटे 10 मिनट। ठीक है, दिन की अवधि होती है, और रात होती है 10 घंटे 50 मिनट। ये हमारे रात की अवधि होती है। ठीक है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध पर। और अगर
21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इस दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है। ठीक है, तो इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों। अब करते हैं 22 दिसंबर की बात। 22 दिसंबर, ठीक है, ये मकर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब देखो 13 घंटे 10 मिनट और रात होती है 10 घंटे 50 मिनट की। ठीक है, और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत पड़ेगा तो गर्मी का मौसम कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो है लगभग वर्ष भर इस क्षेत्र में लगभग वर्ष भर गर्मी ही रहती है, क्योंकि सूर्य किरणें यहाँ पर वर्ष भर लंबवत ही पड़ती रहती है इन प्रदेशों में। ठीक है, और बात करी जाए अगर सूर्य किरणें जब मकर रेखा पर है तब कर्क रेखा पर शीत ऋतु होगी। अगर कर्क रेखा पर सूर्य किरण लंबवत है 21 जून को, तो जाहिर सी बात है मकर रेखा पर उस समय ठंड होगी। ठीक है, और ऊपर की बात करी जाए, ऊपर हमेशा यहाँ पर सर्दी का मौसम ही रहता है। ठीक है, अगर ध्रुवों की बात करी जाए तो यहाँ पर वर्ष भर लगभग बर्फ ही जमा रहती है। तो ये थी हमारे अक्षांश। अब आगे देखते हैं देशांश।